हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी एक पैटर्न एक्सरसाइज विच इज़ बेस्ड ऑन द जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। इसमें जो आप क्वेश्चंस देखेंगे, जैसा मैंने आपको बोला था, आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चनर राउंड। तो इसमें आप जो क्वेश्चंस देखेंगे वो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर्स के जो एक्सपेक्टेड हैं, जो कि कमिंग ईयर्स में आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स फॉर दी एक्सरसाइज जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। मैंने दोनों को कंबाइन करके आपको इस पैटर्न में आपको 10 क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो कैटेगरी है ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड इट आउट। कंसीडर एन एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस आर whose total mass remains constant। सो पहली चीज जो मुझे यहाँ दिख गई है वो है टोटल मास कांस्टेंट है। The expansion is such that the instantaneous density rho remains uniform throughout the volume, and the rate of fractional change in density is given to be this. It is also a constant value. The velocity v of any point of the surface of the expanding sphere is proportional to what? So basically हमें क्या find out करना है? हमें find out करना है कि यहाँ पर जो velocity है v, is it proportional to r 1 by r, r cube और r raised to the power 2 by 3? So let us just check it out। क्योंकि मुझे यहाँ बात करी गई है डेंसिटी के बारे में, तो मैं जानती हूँ डेंसिटी, और ये क्योंकि बात कर रहे हैं एक्सपेंडिंग स्फीयर की, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास अगर बात कर रहे हैं स्फीयर की, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। अब आपको r दे दिया गया है कैपिटल R, सो इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। दिस विल बी योर डेंसिटी। मास, क्योंकि हमें कुछ मास के बारे में ऐसा दिया नहीं गया है, तो मास को मैं लिख सकती हूँ m/4/3 पाई आर क्यूब, और आई कैन राइट इट एज m/4 पाई आर क्यूब, लिख सकती हूँ ऐसे। डेंसिटी आ गई है। अब मुझे क्योंकि फाइंड आउट करना है किस किस का रिलेशन, v का रिलेशन r के साथ, तो लेट अस जस्ट डू वन थिंग। 4 बाय आर क्यूब इंटू रो, 4 बाय आर क्यूब अपॉन 3, दैट विल बी इक्वल्स टू m। क्या करेंगे? लॉग ले लेते हैं बोथ साइड्स का, सो लॉग m विल बी इक्वल्स टू, ये 4 पाई बाय 3 तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, फिर भी मैं इसे लिख लेती हूँ लॉग 4 पाई बाय 3 प्लस लॉग रो प्लस लॉग आर क्यूब। अब लॉग आर क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं? मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो आप इसे लिख सकते हैं 3 लॉग आर। नाउ सिंस वी हैव टेकन द लॉग ऑन बोथ साइड, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँ, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है? dr/dt, यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम, ये होती है वेलोसिटी। अब r मैं यहाँ देख पा रही हूँ, r मेरे पास आ गया। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास क्या आएगा? चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3 log r लिख देती हूँ, 3 log r। On differentiating this equation, I will be having 1 by m dm upon dt. It is equals to log 4 pi by 3. इसका जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या आएगा? 0। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको शुरू में ही क्वेश्चन में दे दिया गया है कि जो मास है वो कांस्टेंट है, तो अगर आप मास का डिफरेंशियल करोगे वो भी क्या आएगा? 0। तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे भी आप 0 लिख सकते हैं। अब क्या बचा आपके पास? लॉग रो, सो 1 बाय रो डी रो अपॉन डी टी प्लस 3 log r, सो दैट विल बी 3/r dr/dt। ये आपके पास इक्वेशन आई है। अब क्योंकि मुझे चाहिए dr/dt, तो मैं यहाँ से क्या देख रही हूँ? dr/dt क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू v। ठीक है, अब मेरे पास जो इक्वेशन आई है, मैं यहाँ से देख सकती हूँ 1 बाय रो डी रो अपॉन डी टी
इक्वल्स टू -3/r dr/dt, या फिर आप इसे लिख सकते हैं -r/3, सॉरी कैसे लिख सकते हैं, ये r तो यही रहेगा 1/r dr/dt, आप इसे 3 को यहाँ ले जा सकते हैं, -1/3 रो d/dt, इट इज इक्वल्स टू 1/r dr/dt। और एक काम कीजिए, r को भी इसी साइड ले आइए, तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, r/3 रो d/dt। अब इक्वेशन में आपको दे दिया गया है कि ये जो वैल्यू है 1/रो d/dt, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपके पास जो आई है यहाँ पर 1/रो d/dt, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये जो dr/dt है, दैट मीन्स v, इट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, r। यही रिलेशन देखना था कि v का r के साथ क्या रिलेशन है, तो आइए देखते हैं क्या v is directly proportional to r is present in the option or not. So definitely I can see option number 1 is the correct answer for the question. Now let's move to the next question. A student measured the length of a road and wrote it as 3.50 centimeter. Which instrument did he use to measure it? आपको बताना है, एक बच्चे ने क्या किया, एक रॉड की लेंथ को मेजर किया और उस मेजर्ड लेंथ की वैल्यू जो थी 3.50 सेंटीमीटर, यानी कि जो भी उसने इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनमें से उसने यूज किया होगा, क्या मीटर स्केल या वर्नियर स्केल जिसका लीस्ट काउंट ये इसमें इंफॉर्मेशन में दिया होगा, या स्क्रू गेज, या फिर ये वाला स्क्रू गेज जिसकी इंफॉर्मेशन हम दोनों को हमें दी गई है दो ऑप्शंस में। सबसे पहले मैं एक ऑप्शन यहाँ से आराम से हटा सकती हूँ जो कि है मीटर स्केल। अब रीजन है क्यों, क्योंकि ये जो बच्चा रीडिंग मेजर कर रहा है, जो भी इसने इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.01, क्योंकि उसने कहाँ तक मेजर की है, 2 डिजिट तक, यानी कि उसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर। पर अगर मैं बात करूं किसकी, मीटर स्केल की, तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब मीटर स्केल नहीं यूज किया जा सकता, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं। A vernier caliper where the 10 division in vernier scale matches with 9 division in main scale। तो अब यहाँ जो भी क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वर्नियर कैलिपर का 10th डिवीजन इन वर्नियर स्केल इज मैचिंग विद द 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद 9 इनटू मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सो यानी कि यहाँ से आपकी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई 9/10 मेन स्केल डिवीजन। एंड मेन स्केल हैज 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। क्या दे दिया गया है हमें यहाँ पे, लीस्ट काउंट दे दिया गया है मेन स्केल का। क्यों, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मेन स्केल हैज 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने हैं, 10 डिवीजन हैं, तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि जो लीस्ट काउंट है मेन स्केल का वो कितना हो गया 1/10 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके अब वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई है, आपके मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे इसका लीस्ट काउंट। अगर तो लीस्ट काउंट हुआ 0.01 सेंटीमीटर के बराबर तो ऑप्शन होगा सही, अगर नहीं आया तो ऑप्शन होगा गलत। आइए चेक करते हैं। लीस्ट काउंट एक वर्नियर स्केल का होता है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है 9/10 मेन स्केल डिवीजन, सो 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई,
आपके पास वैल्यू आई है लीस्ट काउंट की 1 MSD माइनस 9/10, सो 10 माइनस 9 यानी कि 1/10 MSD, और MSD आपका कितना निकला है 0.1 सेंटीमीटर, सो 1/10 इंटू 0.1, सो दैट मीन्स 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट निकल कर आया है। 0.1 1/100 यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। तो आइए किससे मैच हो रहा है ये 0.01 लीस्ट काउंट, यानी कि यही इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा। अब अगर आप बाकी के दो ऑप्शंस उठाकर देखेंगे, वैसे तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप चारों से मैच करें, अगर आपको दिख गया है कि यही इंस्ट्रूमेंट मैच हो रहा है तो डायरेक्टली इसी पे ही टिक करके आइएगा। बट अगर आपके पास इतना टाइम होता है कि आपको चेक करना है तो एक काम कीजिएगा, स्क्रू गेज के केस में भी चेक कीजिएगा। अब मैं आपको एक ऑप्शन उठा के आपको हिंट दे देती हूँ कि स्क्रू गेज का कैसे निकालेंगे हम लीस्ट काउंट। तो आइए देखिएगा कैसे निकलेगा। वैसे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, बट स्टिल अ स्क्रू गेज हैविंग 100 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल। तो डिवीजन कितने हैं सर्कुलर स्केल पे, तो मैं CSD लिख देती हूँ इसको डायरेक्ट, सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 100 इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच एज 1 मिलीमीटर। पिच है 1 मिलीमीटर। आप जानते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच है आपकी 1 मिलीमीटर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन 100, तो ये कितना आया 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। पर ऑप्शन हमें किससे मैच करना था, क्या होना चाहिए था 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि अगेन आपका ये इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज किया गया है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 says the diameter of a cylinder is measured using a vernier caliper. The diameter is measured using a vernier calipers with no zero error. कोई zero error उसमें नहीं है. It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale. The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.5 centimeter. The 24th division of the vernier scale exactly coincides with the one of the main scale division, and the diameter of the cylinder is what? तो यहाँ से हमें क्या क्या हिंट दे दिया गया है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है। जो मेन स्केल रीडिंग है वो है 5.10 से लेकर 5.15 सेंटीमीटर। यहाँ से आप एक बहुत बड़ी हिंट ले सकते हैं कि जो मेन स्केल का आपका लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल दैट विल बी इक्वल्स टू 5.15 minus 5.10, so that will be equals to 0.05 centimeter, right? अब क्योंकि मुझे दे दिया गया है the vernier scale has 50 division equals to 2.45 centimeter. डिविजन्स दे दिए गए हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन है कितने 50। तो यहां से अगर मैं बात करूं इसके लीस्ट काउंट की तो वो क्या होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन की अगर मैं बात करूं, मुझे दे दिया गया है 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 2.45 सेंटीमीटर। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू होगी 2.45 अपॉन 50। ये होगी किसकी वैल्यू, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की, जो कि आएगी 0.049। 0.049 आपकी वैल्यू आई, राइट? अब क्या निकालना है, द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। 24th डिवीजन दे दिया गया है जो कि कोइंसाइड हो रहा है। मुझे फाइंड आउट करना है डायमीटर। अब डायमीटर अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, दिस डायमीटर विल बी इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हम क्या लेंगे, क्योंकि आपको रेंज दी गई है ये, राइट? तो
तो आपको जो पहली वैल्यू होती है, आप अगर कह रहे हैं कि मेरी वैल्यू जो आ रही है 2 से 3 के बीच में आ रही है, तो यानी कि 2 प्लस समथिंग, राइट। तो इसी तरीके से ये भी है 5.0 प्लस समथिंग, तो यानी कि जो मेन स्केल रीडिंग हुई वो क्या लेंगे हम, 5.10 सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट। अब ये जो आपका निकल के आया, ये आपका आया है वर्नियर स्केल डिवीजन। आपको बोला जा रहा है कि जो 24th आपका 24th डिवीजन है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि अगर मैं 24 की मल्टीप्लाई करूं लीस्ट काउंट में तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग। सो वर्नियर स्केल रीडिंग विल बी इक्वल्स टू वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि 24 मल्टीप्लाइड बाय दी 0.049, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगी वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो आइए काम करते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर्स अभी आपके हाथ में है तो डू दिस कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई दिस 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.049। क्या करेंगे जब आपकी वैल्यू निकल के आएगी किसकी, वर्नियर स्केल रीडिंग की, तो यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। अब वर्नियर स्केल की अगर मैं बात करूं, मुझे दिया गया है वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू और मुझे दे दिया गया है मेन स्केल का लीस्ट काउंट। आप जानते हैं कि हम लोग वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कैसे निकालते हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD। अब 1 MSD जो आपको दे दिया गया है हमें नहीं पता, 1 VSD जो दे दिया गया है दिस इज दिस, निकालेंगे यहाँ से क्या आएगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, तो क्या आएगी आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग। और जब आप इसे ऐड करोगे 5.10 के साथ तो आपका डायमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, मुझे भी आंसर नहीं पता है, मैंने आपके सामने नहीं निकाला है आंसर जितने भी हैं 5.1 समथिंग, तो इतना तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि आंसर इतना ही आएगा, पर अप्रॉक्सीमेट मैं बोल रही हूँ 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मुझे अप्रॉक्सीमेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फाइनल आंसर। तो क्या करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग को निकाल लीजिए किसमें, वर्नियर स्केल रीडिंग जैसे ही आपकी निकली पुट कर देंगे इसमें और आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी डायमीटर की वैल्यू। तो आई डोंट नो द आंसर अमंग द ऑप्शंस, यू हैव टू चेक इट आउट, यू हैव टू डू द कैलकुलेशन एंड यू हैव टू गेट द आंसर। सो डू वन थिंग, आपको एक बार निकाल के दिखा देती हूँ कि वर्नियर, ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकलेगा। ये लीस्ट काउंट की बात करूँ अगर, तो दैट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD यानी कि 0.05, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 0.05 माइनस 1 VSD, 1 VSD की वैल्यू है 0.05949, यहाँ से आपके पास आएगा लीस्ट काउंट। इस लीस्ट काउंट को उठा के पुट कीजिएगा यहाँ पर, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट जो आपका आएगा, उसके जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डू द कैलकुलेशन एंड गेट द आंसर। अगर बता दूं आपको आंसर क्या होगा तो आपके लिए सही रहेगा। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा बी। तो डू द कैलकुलेशन एंड गेट द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 vectors P, Q and R are shown in the figure. Yes, we can see that. Let S be any point on the vector R. This is the point on the vector R. The distance between the point P and S is P और S के बीच का distance ये दिया गया है, ये रहा। The general relation among P, Q and S is what? क्योंकि मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है P, Q और S के बीच, तो मैं क्या देख सकती हूँ यहाँ पर, जो वेक्टर S होगा, ऑप्शन देखिए सभी के सभी S की फॉर्म में दिए गए हैं, तो ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन से आपको कोरिलेट करना होता है, तो मैं यहाँ देखूँ अगर वेक्टर S की वैल्यू तो वो क्या होगी, P प्लस BR, वेक्टर P प्लस PS, वेक्टर P प्लस PS। अब P तो आपको P ही दे रखा है, अब PS की वैल्यू आपको दे रखी है B इंटू R, राइट। अब B इंटू R भी दे रखा है, अब आप क्या कर सकते हैं, आपको R की वैल्यू भी दे रखी है Q माइनस P, तो क्या कीजिए,
R की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, चलिए Q माइनस P। तो मेरे पास अब जो ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि मैं अब इसमें क्या ले लूं, P कॉमन ले लूं, तो 1 माइनस बी प्लस बी क्यू। चलिए देखते हैं, P इंटू 1 माइनस बी प्लस बी क्यू, P इंटू 1 माइनस बी यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी प्लस बी क्यू इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, राइट। हमने क्या यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अगर आपने ये चीज फाइंड आउट कर ली कि आप S को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इतना टफ नहीं था। The current voltage relation of a diode is given by the relation which is this, where the applied voltage V is in the volt and the temperature T is in Kelvin. If a student makes an error measuring the voltage as plus minus 0.01 V, यानी कि delta V 0.01 V volt given है, while measuring the current of 5 milliampere, I की वैल्यू है 5 milliampere, at 300 Kelvin, टेम्परेचर दे रखा है 300 Kelvin, what will be the error in the value of current, तो डेल्टा आई पूछा है आपसे। एक काम कीजिए, हमें ये इक्वेशन दी गई है, मैं बहुत इजीली यहाँ से डेल्टा आई की फॉर्म में निकाल सकती हूँ। कैसे, देखिएगा, आपको दिया गया है I इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 1000 इंटू, दिस इज 1000 राइट, v माइनस टी, v अपॉन टी माइनस 1। एक काम कीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, I प्लस 1 इक्वल्स टू ई की पावर 1000 v बाई टी लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, लॉग ले लीजिए बोथ साइड्स। When you will be taking log on both sides, that will be log I plus 1 equals to 1000 into v upon t. Do one thing, डिफरेंशिएट कर दीजिए इक्वेशन को, तभी आपके पास डेल्टा v की फॉर्म में आएगा। On differentiating, you will be having 1 upon I plus 1 into di equals to, अब यहाँ पर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, तो 1000 अपॉन टी विल बी कांस्टेंट, ये आएगा आपका dv। ठीक है, आपको क्वेश्चन में dv दे दिया गया है, डेल्टा v है, dv बात सेम है, डेल्टा v दिया गया है, आपको I दिया गया है, आपको t दिया गया है, डेल्टा I आपको निकालना है। तो मुझे क्या, क्योंकि निकालना है di यानी कि डेल्टा I, तो वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1000 इंटू I प्लस 1 अपॉन t इंटू dv। तो एक काम कीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1000 इंटू I प्लस 1, I है 5, 5 प्लस 1 6, अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर है 300, dv की वैल्यू है 0.01, 6 5 30, 0, 5 2 10, 0, so it is 20 into 0.1, 0.2, yes, 0.20, let's check it out। अगर कोई मिस्टेक होगी भी तो वो डेसिमल की मिस्टेक होगी। 0.2 मिली एम्पियर मस्ट बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये मिली एम्पियर में आपने डेल्टा ए निकाला है, 0.2 मिली एम्पियर। सो ऑप्शन ए फ्रॉम दिस ऑप्शंस ABCD इज द करेक्ट आंसर। एक बार एक चीज़ आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने कोई डेसिमल की मिस्टेक ना की हो, अगर डेसिमल की मिस्टेक होती भी है तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस हैं। ऑप्शन सी और डी तो कतई ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो दूर दूर तक ही हमारा कोई रेंज में आया नहीं है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। A screw gauge with a pitch of 0.5 mm and a circular scale with 50 division is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminium। देखिए क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाइए, सिर्फ उतनी चीज़ पे फोकस करिए जो हमें चाहिए। तो मैं सिर्फ उतनी चीज़ पे एम्फसाइज कर रही हूँ जो अभी चाहिए। स्क्रू गेज दिया है, पिच दिया है 0.5 mm एंड अ सर्कुलर स्केल विथ 50 डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन कितने दिए हैं, 50, used to measure the thickness of a thin sheet. Before starting the experiment, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincides with the main scale line and that the zero of the main scale is barely visible.
बेयरली विजिबल मतलब बहुत ही कम विजिबल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जीरो एरर है, क्योंकि ये कह रहे हैं जब हम दोनों जॉस को एक साथ लाते हैं तो जो 45th डिवीजन है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल लाइन। तो यानी कि एरर है, और एरर कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। मैंने आपको बताया था जब आपको जीरो नहीं दिखती है, नॉट विजिबल, N4 नॉट, N4 नेगेटिव एरर, तो यानी कि यहाँ पर कौन सा एरर है, नेगेटिव जीरो एरर। तो यानी कि अब हमें भी ये मिल गया है नेगेटिव जीरो एरर है, और होगा कितना, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, 45, और आपके पास टोटल डिवीजन है 50, तो हम उल्टे से शुरू करते हैं, यानी कि 45 माइनस 50, माइनस फिफ्थ डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद दी, फिफ्थ डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद दी जीरो, राइट। तो हमारा जो जीरो एरर होगा वो कितना निकलेगा, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय दी डिवीजन जिससे वो कोइंसाइड हो रहा है, तो वो डिवीजन है -5, और लीस्ट काउंट अभी हमें निकालना है, निकालते हैं। चलिए लीस्ट काउंट कितना है, हमें ये दो चीजें दे दी गई हैं, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज विल बी इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच हमें दे दी गई है 0.5 mm अपॉन 50, 1/100, यानी कि 0.01 mm, ये हमें दे दिया गया है, ठीक है। अब आपके पास जो लीस्ट काउंट आ गया है, तो जीरो एरर इसका कितना हुआ, 0.01 माइनस 0.05 mm हुआ आपका जीरो एरर, राइट। अब क्या करना है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm, मेन स्केल रीडिंग 0.5 mm है, क्या पूछा गया है, एंड द 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन, क्योंकि यहाँ बात चल रही है सर्कुलर स्केल की, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया गया है, 25th डिवीजन, राइट। आइए अब क्या देखना है, हमें पूछा गया है थिकनेस ऑफ शीट। जब भी किसी चीज की हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, क्योंकि हमारा नेगेटिव में है जीरो एरर, तो या तो प्लस लिख दीजिए, वो आएगा आपका माइनस में ही। मेन स्केल रीडिंग आपकी दी गई है कितनी, 0.5 mm, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग डिवीजन है 25, और लीस्ट काउंट कितना है 0.01, प्लस जीरो एरर। अब जीरो एरर आपका कितना है, -0.05, तो ये कितना हुआ, 0.5 प्लस 25, 0.25 हो गया, -0.05। कर लीजिए इसे सॉल्व, आपका आएगा आपके पास 0.75 माइनस 0.05, तो कितना आया आपके पास, 5 - 5 0, 0.7। आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि 0.7 आपका करेक्ट आंसर है या नहीं, और अगर कोई भी मिस्टेक हुई होगी तो वही ये यही कैलकुलेशन में हुई है और कोई मिस्टेक नहीं है। तो 0.70 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया आपको। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, जल्दी से हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, the period of oscillation of a simple pendulum is t equals to 2 pi under root L by G. Measured value of L is 20 centimeter. मैं लिखते चली जाऊंगी साथ साथ, t is given to be 2 pi under root L upon G. L is 20 centimeter. Known to 1 millimeter accuracy, यानी कि डेल्टा L 1 mm दिया है, and time for 100 oscillations n equals to 100 आपको दिया है। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड, यानी कि ये जो t है 90 सेकेंड्स दिया है आपको। यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, यानी कि जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 सेकेंड। द एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ g इज, और आपको क्योंकि ये ऑप्शंस में दिख रहा है, ये आपको परसेंटेज में दिया है, तो यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा g अपॉन g इंटू 100%, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं बता दूं आपको, सारा खेल यहाँ पर किसका है, फॉर्मूला का।
अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, ये जो फॉर्मूला दिया है ये टाइम पीरियड का दिया है। जो टाइम पीरियड होता है इट इज इक्वल्स टू टी अपॉन एन, यानी कि जितना टाइम है अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। सो ये जो आपका यहाँ से टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू, एक काम करते हैं आपको बताती हूँ अभी, पहले काम कीजिए स्क्वायरिंग कर लीजिए इसकी, ये आएगा आपके पास टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ t इज इक्वल्स टू टी अपॉन एन, यानी कि जो आपका टाइम यहाँ से निकल के आएगा इट इज इक्वल्स टू टी अपॉन एन। t हमें दे रखा है कितना 90 सेकेंड्स, 90 अपॉन एन, एन कितना दिया है 100, राइट। तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड कितना आया 9 अपॉन 10, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है डेल्टा टी अपॉन टी, क्योंकि अब ये देखिए आप मुझे निकालना है जी 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, तो यानी कि डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, तो कांस्टेंट है इसे रहने दीजिए, डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई 2 डेल्टा टी अपॉन टी। यहाँ फॉर्मूला में है आपके पास टी, तो हम क्योंकि हमें चाहिए था टी इसीलिए हमने क्या किया, इन रिलेशन से मैंने निकाला टी, राइट। अब क्योंकि आपके पास आया है टी, तो आप क्या कीजिए इसमें टी की जगह टी स्मॉल टी पुट कर दीजिए, क्योंकि स्मॉल टी क्या होता है, अगर मैंने यहीं स्मॉल टी पुट कर दिया, स्मॉल टी क्या होता है, सॉरी कैपिटल टी, इट इज टी अपॉन एन, सो टी अपॉन एन का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आएगी, जी की वैल्यू होगी 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा आपका, इसको भूल जाइए कोई नहीं, वो फॉर्मूला को देखिए क्योंकि वहां मैंने स्मॉल टी के फॉर्म में लिख दिया है। अब मुझे यहाँ से चाहिए डेल्टा जी अपॉन जी, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये सब वैल्यू जो है कांस्टेंट है, तो आपके पास आएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, ये आपके पास आया। इट इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल आपको दे रखा है 1 mm और m आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर लीजिए या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए, एक को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 डेल्टा टी 1 सेकेंड अपॉन टी 90 सेकेंड्स इंटू 100, यहाँ भी इंटू 100 की मल्टीप्लाई आपकी होगी 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू, या आप इसे ऐसे कर ले 20 सेंटीमीटर यानी कि 2 मिलीमीटर आपके पास आया। सो 250 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 90, सॉल्व कर लीजिए इजीली, आपके पास क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 9, क्या कीजिएगा अब सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज में एरर आ जाएगा। सो अगर मैं देखूं 9 1 9 1 पॉइंट समथिंग आपका जो होगा एरर होगा, तो अप्रॉक्सीमेट जो एरर आएगा आप चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता आंसर क्या है, जो भी आंसर आएगा एक बार यहाँ से पूरी कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की मैं इसे रब कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आया दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि अप्रोच सही है, बस फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब जो यहाँ से ऑप्शन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, दिस इज द वन और मोर करेक्ट ऑप्शन, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। In an experiment to determine the acceleration due to gravity g, the formula used for the time period of a periodic motion is t equals to 2 pi under root 7 into r minus r upon 5g. The values of r and r are to be measured is capital R की वैल्यू दी गई है 60 plus minus 1 mm, small r की वैल्यू दी गई है 10 plus minus 1 mm. In 5 successive measurements, the time period is found to be 0.52, 0.56, यहाँ तक कि हमें time periods 5 की दी गई है. The least count of the watch used for the measurement of time period is 0.001. So delta t क्या दिया गया है 0.001 second.
Which of the following statements are true? The error in the measurement of R is 10%, in the measurement of T is this इतना, in the R is इतना, in the G is इतना. एरर फाइंड आउट करना है हमें सब में और बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है. तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले देखिए मेरे पास है T का रिलेशन. तो T की जो होता है मैंने आपको अभी बताया ये होता है T/N, पर इससे हमें कुछ नहीं लेना देना यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ मुझे दी गई है 5 रीडिंग. तो अगर मैं बात करूँ एवरेज टाइम की वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 डिवाइडेड बाय कितना 5, डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेट आएगा 0.56 सेकेंड के. ये आपका हुआ एवरेज टाइम पीरियड, यानी कि जो T हुआ ये हुआ 0.56 सेकेंड. अब मुझे निकालना है डेल्टा T भी. तो डेल्टा T यहां से क्या होगा, एवरेज माइनस, या आप लिख सकते हैं एरर इन द मेजरमेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू एवरेज माइनस T1 का मॉड. सो दैट विल बी 0.56 माइनस T1. T1 कितना था 0.52, मॉड सब में है तो ये कितना आया 0.04 सेकेंड्स. सिमिलरली एवरेज माइनस T2 कितना आया 0.56 माइनस 0.56 कितना आया 0. थर्ड एवरेज माइनस T3 से यानी कि 0.56 माइनस 0.57, मॉड है तो कितना आया 0.01 सेकेंड. अगेन एवरेज माइनस T4 कितना आया 0.56 माइनस 0.54, 0.02 सेकेंड्स. सिमिलरली एवरेज माइनस T5 कितना आया 0.56 माइनस 0.59 यानी कि 0.03 सेकेंड्स. ये आपके आ गए हैं एरर इन मेजरमेंट. अब अगर आप इसका लेंगे मीन तो आपके पास क्या आएगा डेल्टा T, कैपिटल T. सो यहां से आपका डेल्टा T क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 5. तो कितना आएगा अराउंड 0.1 सेकेंड आएगा आपका डेल्टा T. ठीक है. अब क्योंकि मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था एरर इन द मेजरमेंट ऑफ T इज 3.5%, राइट. मुझे क्योंकि मैंने निकाला है स्मॉल t, ये जो मैंने आपको निकाला है एवरेज माइनस T1 ये आपका निकला है स्मॉल t, क्योंकि हमें जो था पीरियड की बात नहीं चल रही थी, हमें यहाँ पे ओके सो द टाइम पीरियड इज फाउंड टू, टाइम पीरियड हमें दिया गया था. अब क्योंकि मुझे निकालना है t इक्वल्स टू T/N होता है, हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं डेल्टा T विल बी इक्वल्स टू डेल्टा T/N. अगर आपको निकालना है यहाँ से कितना डेल्टा T, अगर निकाल डेल्टा T सॉरी दैट विल बी इक्वल्स टू N इंटू डेल्टा T. अब हमें क्या दिया गया है, हमें दे दिया गया है स्मॉल डेल्टा T की वैल्यू, ये मुझे दे दी गई है. मान लीजिए अगर मुझे ये निकालनी है तो मुझे क्योंकि इसका एरर बताना है तो वो क्या होगा, जितना आपका आया क्या आया आपके पास एवरेज टाइम माइनस this multiplied by 100, that will give you what, that will give you the percentage error in time. So 0.56 minus 0.1 divided by 100 will give you the average time period, right. तो आपके सामने जो मैंने लिखा ये काम कीजिए आप, ये है डेल्टा T और कितना आया था, इनको आप ऐड करेंगे तो आएगा 0.1 और जब करेंगे डिवाइड 5 से तो दैट विल बी 0.02, 1/5 दैट विल बी 1/20 और इट विल कम आउट टू बी 0.02. आप देख लीजिएगा 0.1 डिवाइड बाय 5 ये आपका आया डेल्टा T. आपको निकालना क्या है वो सब छोड़िए जो अभी आपको बता रही थी, ये देखिएगा डेल्टा T/T इंटू 100 निकालना है. व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस डेल्टा T अपॉन T which is 0.56 multiplied by 100, it will come out to be approx 3.75%. And let's just check
whether this is available or not, क्योंकि आपको जो भी प्रोसेस अब करना है आपको किससे रिलेटेड करना है, एरर से। तो 3.57% इज द करेक्ट आंसर। एक ऑप्शन हो गया आपका सही, बी ऑप्शन। बाकी के अभी आपको चेक करना है आर के लिए, कैपिटल आर के लिए और जी के लिए। आइए जल्दी से चेक करेंगे। आपको आर दिया गया है, ये हम इरेज कर देते हैं, अभी इसका कोई यूज नहीं है। मुझे निकालना है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है। तो अब देखिए डेल्टा आर क्या है, आपको दिया गया है 1 mm। 1 mm अगर कन्वर्ट करें इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इजी होगा। तो 1 mm विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर -3, दैट मीन्स 0.001, और ये क्या है 60 mm। तो आपका जो ये होगा 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय कैपिटल आर। 60 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 0.60, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा 1.67%। सिमिलरली अगर मैं आर का करूं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर क्या है, अगेन 1 mm प्लस 1 mm है, तो ये होगा 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन स्मॉल आर, इसकी वैल्यू है 10 mm, तो इसे करेंगे तो ये होगा आपका 0.01 और इसकी वैल्यू होगी अराउंड 10%। वैल्यू जो आपकी आएगी अराउंड 10%। तो आइए एक बार इन दोनों का हम ऑप्शन चेक करते हैं। डेल्टा आर बाय आर इज 1.67%, तो ये ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो कैपिटल आर वाला है, वैसे आप बोल सकते हैं 1.67 इज अप्रोक्सीमेट टू 2, तो एक बार इसे हम हटा देते हैं। चलिए आइए, स्मॉल आर की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 10%, तो स्मॉल आर की वैल्यू 10%, ये ठीक है, राइट। अब मैं अगर बात करूं द एरर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अप्रॉक्सीमेट हमें दिया गया है, तो हम नहीं कह सकते कि ये जो 1.67 है ये इक्वल्स टू 2 है, तो ये ऑप्शन मैं इनकरेक्ट मानूंगी। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, अब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, यहां से देखिएगा आपके पास है ये रिलेशन, तो यहां से अगर मैं g की वैल्यू निकालने लगूं तो जो वैल्यू आएगी t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू 7r माइनस आर अपॉन 5g, राइट। तो यहाँ से जो g की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 पाई स्क्वायर 7 अपॉन 5 r माइनस आर अपॉन t स्क्वायर, राइट। अब क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है रिलेशन किस किस में, डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो आप सिर्फ इसे कंसीडर कर सकते हैं डेल्टा आर माइनस आर अपॉन आर माइनस आर इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर एक चीज जो समझने की है वो ये है, वो यहाँ पर ये है कि अब जो आप डेल्टा आर माइनस आर लगाएंगे वो आप क्या करेंगे, दैट विल बी डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर, क्योंकि हम एरर्स को ऐड करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे आपका होगा आर माइनस आर इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। ये जो आपकी वैल्यू निकल के आई थी ये तो यही थी जो आपके ऑप्शन में जो करेक्ट वैल्यू आई थी 3.57, इसको भी करेक्ट कर लीजिए, ये है 3.57, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी 3.57, इसको आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए r प्लस आर, यानी कि उन दोनों एरर्स को ऐड करना है, तो ये दो एरर क्या थे आपके 1 mm और 1 mm, इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, व्हेन यू विल बी एडिंग देम, सो आपके पास आएगा 0.002, मैंने उनको कन्वर्ट कर लिया आप किसमें, मीटर में, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका आ गया 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय r माइनस आर। अब देखेंगे r माइनस आर क्या है, ये है 60, ये है 10, 60 माइनस 10 50, 50 को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, मीटर में, तो आपके पास क्या आएगा 0.05 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.57। सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा डेल्टा जी अपॉन जी, दैट विल बी योर आंसर।
और क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है कि ये जो डेल्टा जी अपॉन जी 11% आपका आ रहा है, क्या ये सही है या नहीं। तो मैं नहीं जानती कि ये जो डेल्टा जी बाई जी आएगा वो 11% होगा या नहीं। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, और जो भी ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, राइट। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Consider a vernier caliper in which each 1 centimeter on the main scale is divided into 8 equal divisions and a screw gauge with 100 division on its circular scale. In the vernier calipers, 5 division of the vernier scale coincide with 4 division on the main scale. 5 VSD is equals to 4 VSD. 4 division 4 MSD. So that means 1 VSD is equals to 4 upon 5 MSD. और लीस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं आप, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 माइनस 4 अपॉन 5 MSD यानी कि मेन स्केल डिवीजन। तो ये हुआ आपका 1 अपॉन 5 इंटू मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन क्या है, आपको दिया गया है कि मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिवीजन। तो यानी कि जो आपका लीस्ट काउंट हुआ मेन स्केल का वो क्या हुआ, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल that will be equals to 1/8। ठीक है, तो यहां पर जो आपका मेन स्केल डिवीजन हुआ वो क्या हो गया, 1/8। तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/8 विल कम आउट टू बी 1/40। और क्या, क्योंकि ये मुझे दिया गया है सेंटीमीटर में, तो ये आपका आ रहा है 1/40 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या दिया गया है कि हाँ, complete rotation of the circular scale, move it by 2 division on the linear scale, then ये है आपका क्वेश्चन और ये है आपके ऑप्शंस। If the pitch of the screw gauge is twice the least count of the vernier calipers, the least count of the screw gauge is 0.01 mm। ये चेक करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं, पिच भी निकाल लेते हैं और लीस्ट काउंट भी निकाल लेते हैं। किसका, ये है आपका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। और अगर मैं लीस्ट काउंट निकालना चाहूँ स्क्रू गेज का, वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। पिच क्या होता है कि कितने रोटेशंस उसने टर्न किए, तो ये आपको दिखा रहा है कि 2 डिवीजन उसने टर्न किए जब उसको पूरा रोटेट कराया गया। तो ये हुआ आपका 2 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। कितने नंबर ऑफ डिवीजन दिए गए हैं, 1 complete rotation of the circular scale moves it and gives 2 division on the linear scale। पर हमें क्या 100 divisions दिए गए हैं, so 2 upon 100 यानी कि 1 upon 50। ये हुआ आपका least count of screw gauge, right। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं if the pitch of the screw gauge is twice the least count of the vernier calipers। ये आया है 1/40 यानी कि 0.025 सेंटीमीटर के अराउंड होगा ये आपका, चेक कर लीजिएगा। अब क्या आपको क्वेश्चन में दिया है, अगर पिच हो गई ट्वाइस, ये जो पिच आई है 1/50 और पिच कहाँ है 2। ए और बी ऑप्शन जो हैं वो क्या कहते हैं, अगर पिच हो गई twice the least count यानी कि 2 times of 0.025, तो आपका जो क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.005 mm। अगर पिच हो गई 2 इंटू 0.025, तो इस केस में लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.025 डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ डिवीजन। क्योंकि हमारा लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन है यहाँ पर 100, सो 2 मल्टीप्लाइड ये 50 ये आया 0.025 डिवाइड बाय 50 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि 25 2 ज़ा 50, 0.5 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 0.005 mm। ये आया आपका आंसर। क्या आप देख पा रहे हैं, ये 0.005 mm। तो मेरे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ए तो गलत हो गया यानी कि बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है।
अब सी और डी में चेक करेंगे, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि आपको क्या दिया गया है, लीनियर स्केल का क्या, लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट, और वो भी किसके, स्क्रू गेज का लीनियर स्केल। तो स्क्रू गेज का लीनियर स्केल क्या होगा, लीनियर स्केल के लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज विल बी इक्वल्स टू, कितने नंबर ऑफ डिविजन्स वो कवर कर रहा है, 2 नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि जो उसकी पिच है वो क्या है, वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.005। ये 0.005 क्यों हुआ, क्योंकि यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर वैल्यू 0.025 बाय 2। एक काम करती हूँ, 0.025 ये था आपका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.025। अब क्या ये बोल रहे हैं कि अगर आपका जो लीस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज के लीनियर स्केल का, that has become twice the least count of the वर्नियर कैलिपर्स। तो आपको मैं बता दूं, जो लीनियर स्केल है उसके स्क्रू गेज के लीनियर स्केल का जो आपका लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.05। डायरेक्टली लिख रही हूं 0.05 mm। तो इसका मतलब अगर आपने क्या किया, ऑप्शन सी और डी में देखेंगे, इफ दिस लीस्ट काउंट is become twice the least count of वर्नियर स्केल यानी कि 0.025, then the least count of the screw gauges, ये आपकी बन गई है अब पिच। तो इस केस में आपका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच यहां पर क्या हो गई है अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करिए, 0.05 अपॉन 50 दैट विल अप्रोक्सीमेटली टू 0.01 और 0.001। तो मैं जो यहाँ देख रही हूँ 0.005 और 0.01, मुझे इसमें दिख रहा है 0.01 जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो यानी कि ये जो ऑप्शंस मेरे इसमें दिए गए हैं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा तो टिपिकल था, पर अगर समझ में आया तो बहुत ज़्यादा टिपिकल ये ऐसा कुछ नहीं था। बस आपको जो समझना था वो ये था कि जो लीस्ट काउंट होगा स्क्रू गेज के लीनियर स्केल का वो क्या होगा, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 2 बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। और वो 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि जब आप उसे रोटेट करेंगे, जब आप उसको रोटेट करेंगे सर्कुलर स्केल पे, तो वो 2 डिविजन्स कवर करेगा। That is why we have multiplied this 2 with the least count of vernier scale and you got 0.05 as the least count of the linear scale. चलिए next question, last question of the session. A student uses a simple pendulum of exactly 1 meter length to determine g, the acceleration due to gravity to okay. He uses a stopwatch with the least count of 1 second. तो डेल्टा t मुझे दिया गया है 1 सेकेंड और मुझे निकालना है g, लेंथ मुझे दे दी गई है 1 मीटर एग्जैक्टली, तो यानी कि डेल्टा एल 0 हो गया यहाँ पर। अब फॉर 20 ऑसिलेशंस n इक्वल्स टू 20 दिया गया है, रिकॉर्ड्स 40 सेकेंड, टाइम दिया गया है 40 सेकेंड्स का। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी, द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड्स। ये सब मुझे दिए गए हैं, मुझे क्या निकालना है, पहली बात तो यहाँ पे मुझे स्मॉल टी के टर्म्स में दिया गया है, कैपिटल टी अगर मुझे निकालना हो तो वो होगा टी अपॉन एन, तो कैपिटल टी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन एन, राइट। तो क्योंकि मुझे निकालना है यहाँ से किसकी वैल्यू, डेल्टा कैपिटल टी की वैल्यू, एक फॉर्मूला होता है आपके पास टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, क्योंकि एल मुझे दे दिया गया है, टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो क्या निकालना है सबसे पहले, डेल्टा टी,
तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, 2 डेल्टा टी अपॉन टी विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा जी अपॉन जी। 4 पाई स्क्वायर को हटा दीजिए, ये आपके पास इक्वेशन बन के आई। अब क्योंकि आपके पास जो है, आपके पास जो वैल्यूज हैं वो हैं टी और एन की टर्म्स में, तो कैपिटल डेल्टा टी की जगह आप रख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन एन। तो ये जो होगा डेल्टा टी अपॉन एन इंटू कैपिटल टी विच इज टी अपॉन एन, राइट। तो ये आपके एन एन हो गए कैंसिल। अब आपके पास क्या आया, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल है 0 तो ये वैल्यू चली जाएगी, 0 अपॉन समथिंग विल बी 0। डेल्टा जी अपॉन जी, डेल्टा जी अपॉन जी क्या करना है, हमें निकालना है, राइट। सिमिलर, आपको ये दोनों फॉर्मूलाज को समझा, सिमिलरली यही यूज करना है आपको। और क्या निकालना है, सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले निकालना है आपको एरर इन डेल्टा टी, तो वो क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ये फॉर्मूला यूज कीजिए, डेल्टा टी निकालिए। इन दोनों में से एक ऑप्शन सी हो, एक ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि दोनों टी की टर्म्स में है। बाकी आते हैं ऑप्शन सी और डी पे। तो ये जो परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी है, तो यानी कि जो हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। एक पता चल गया तो दूसरा आराम से पता चल जाएगा। इनमें से 2 ऑप्शन ठीक होंगे, एक जो होगा जी का, एक होगा टी का। तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, कुछ नहीं करना है आपको। आपके पास ये इक्वेशंस जब आ जाएंगी, डेल्टा एल 0 है, या तो आप इसका डिफरेंशिएशन लेके आप इसे इजीली कर सकते हैं, पर जो बेसिक चीज़ है वो ये है फॉर्मूला, ये यूज़ कीजिए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। क्योंकि ये अगर मैं आपको बता दूंगी तो बहुत इजी चीज़ है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ नहीं। स्टार्टिंग यहीं से होगी, यहाँ तक पहुँच गए, ये यूज़ कीजिए। ये रिलेशन आपके सामने मैंने लिखा है, यूज़ करके क्या निकालिए, डेल्टा टी और डेल्टा जी की वैल्यू। दिस इज ऑल अबाउट दी जेई मेन एंड जेई एडवांस। आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। बहुत इजी भी नहीं तो बहुत टफ भी नहीं, मीडिएटर क्वेश्चंस होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। जस्ट टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स अ लॉट।